Hi everyone. Today I would like to present you a very basic topic, basic chapter of company law. ये जो चैप्टर है इसका नाम है पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. दिस चैप्टर इज बेसिकली नॉट फॉर ग्रेजुएशन और 11th और 12th स्टूडेंट्स. हाँ, बट ग्रेजुएशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है सीए, सीएस, सीएमए, फाइनल, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, इंटरमीडिएट, किसी भी लेवल के लिए ना करके ये 4 मार्क्स का चैप्टर आता है. इवन इन एमबीए, एमकॉम के लिए जिन जिन के पास कंपनी लॉ एज अ सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से. बट अगेन ये जो चैप्टर है या मेरा कराने का जो तरीका है वो बहुत ही जीरो लेवल से मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ये मानते हुए कि चैप्टर किसी ने भी पहले नहीं पढ़ा. बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ और फिर धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ाता हूँ. इसी तरह से मेरे बाकी सारे नोट्स हैं. मार्केट में भी मैंने ये नोटिस किया है, ये देखा है कि भाई हर लेवल का टीचर है, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं. इट्स जस्ट द केमिस्ट्री बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर. तो कई बुक्स हैं, जो कई नोट्स हैं जो बिल्कुल ही डेप्थ में टॉपिक को बताते हैं और कई समराइज चार्ट्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं. बट मेरे जो नोट्स हैं एक बार पढ़ने के बाद ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, एक हाइब्रिड किस्म के नोट्स हैं कि भाई आप इसको रिविजनरी नोट्स भी कह सकते हैं, समराइज्ड वे में, और कंप्लीटली पूरा चैप्टर भी है. तो एग्जाम से जस्ट पहले भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इन नोट्स के थ्रू. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो सबसे पहली चीज, मेरा जो तरीका है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उस चैप्टर को सबसे पहले मैं बांट देता हूं कि भाई उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, मैंने इसको दो दो जगह बांटा. एक तो सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट के कंडीशंस. मैंने इस चैप्टर में मेन हेडिंग डाली कंडीशंस. मतलब हमें इसके लिए डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, हमें डिक्लेरेशन और पेमेंट करने के लिए हमें कंडीशंस क्या क्या, हमें क्या क्या चीजें करनी जरूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 123 बताता है एक तरह से भाई प्रोसीजर क्या है, किस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट, इसके सोर्सेज क्या है, कंपनी कहां से डिविडेंड पे करेगी. फिर उसके बाद इस सोर्स के कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं जिसको हम लॉ में बोलते हैं प्रोविजो. प्रोविजो का मतलब ही यही होता है, एक्सेप्शन. तो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 123 इंटरिम डिविडेंड, और फिर 124 में अनपेड डिविडेंड अकाउंट. तो पहले पोर्शन में यानी कि कंडीशंस में हम एक तरह से 2 सेक्शन पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, और इसी में से केस स्टडी और इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं. दूसरे टॉपिक में अदर एस्पेक्ट्स, जिसको मैंने हेडिंग दी, जिसको मैंने नाम दिया, जिसमें सेक्शन 125 में आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के नाम से एक ये फंड होता है, लेकिन इसको मैंने एक अलग से पूरा एक चैप्टर बना दिया. इसको मैंने इसमें नहीं एक्सप्लेन करा. इसके पीछे एक रीजन है. मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये नोट्स कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम या किसी एक कोर्स को देखकर नहीं बनाए. ये कंप्लीट नोट्स हैं. इस चैप्टर को इन नोट्स के थ्रू, इस क्लास के थ्रू पढ़ने के बाद इट्स एन ओपन चैलेंज कि आप सीए, सीएस, सीएमए, एग्जीक्यूटिव, इंटरमीडिएट और यहां तक का फाइनल का लेवल का भी कोई भी पेपर अगर आप उठाएंगे तो आप एग्जाम और केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे. और सीएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी काफ़ी आईईपीएफ नाम का एक अलग से चैप्टर है. तो इस चैप्टर को मैंने एक अलग से, इस टॉपिक को मैंने एक अलग से चैप्टर बनाया है और अलग से समझाया है. तो इसको इसमें नहीं डिस्कस करूंगा. सेक्शन 126 में डिविडेंड अगर पेंडिंग हो, फिर सेक्शन 127 फेलियर टू पे डिविडेंड, रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला कुछ बेसिक्स. अगेन कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम
ओरिएंटेड, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारा पूरा चैप्टर बनाया है और इसी चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी केस स्टडी बनेगी, इवन जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से आएंगे। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। कुछ बेसिक्स बातें, डिविडेंड, ऑब्वियसली डिविडेंड क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो डिवाइड करी जाए, जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, और कंपनी की बात करें, कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने मालिकों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो प्रॉफिट, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स के लिए ये प्रॉफिट, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये जो डिविडेंड है, ये एक तरह से रिटर्न हो गया। ये उनके लिए एक तरह से रिटर्न हो गया और अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हो गया। तो जिसको हम आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। जो भी आगे जो भी प्रोविजंस हम सीखेंगे, वो सारे प्रोविजंस, डिविडेंड के प्रोविजंस, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, दोनों को ही इक्वल और सेम है। मतलब के डिविडेंड प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड पे भी लागू होते हैं और वही प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड पे भी लागू होते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड जो भी होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। डिविडेंड कितने तरह का होता है? एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना अभी के लिए जान लें कि डिविडेंड के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी सेक्शंस हैं, वो सारे के सारे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के लिए सेम है। कुछ थोड़े से मतलब बातें हैं जो अलग हैं, जिनको मैंने एक अलग स्लाइड में, एक अलग प्रेजेंटेशन, एक अलग स्लाइड में मैंने बताया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। डिविडेंड में क्या क्या एक्सक्लूजन है भाई? बोनस शेयर देना मतलब डिविडेंड नहीं होता। मान लीजिए कंपनी ने बोला कि भाई आपको डिविडेंड देने, शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई डिविडेंड देने की बजाय हम आपको बोनस शेयर इशू करते हैं, दिस इज नॉट डिविडेंड। ये डिविडेंड नहीं हुआ। हाँ, बोनस शेयर भी दे सकती है कंपनी, जो कि देती है। बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं और वो देती है कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि डिविडेंड के बदले में कि चलो हम डिविडेंड ना दे के या डिविडेंड में हम बोनस शेयर दे दें। दिस इज नॉट डिविडेंड। तो इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूजन में लिखा कि डिविडेंड में बोनस शेयर नहीं आता। कॉल्स इन एडवांस पे भी कोई डिविडेंड नहीं देते हैं। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो दो कंडीशन आपको कंपनी को सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना जरूरी है। एक तो सेक्शन 73 और दूसरा सेक्शन 74। सेक्शन 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बताती है कि भाई कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए जो भी पब्लिक से डिपॉजिट लिए हैं, और दूसरी चीज, उनको डिपॉजिट्स को रीपेमेंट करते टाइम कोई भी किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बेसिक आइडिया हमें हो गया कि भाई डिविडेंड क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं। भाई बीच में एक शब्द आया इंटरिम डिविडेंड। ये क्या चीज होती है? क्या डिविडेंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये है, हमें कोई इस चैप्टर में हमें कुछ डिविडेंड का फॉर्मूला D1/P0 या ग्रोथ से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ये कंपनी लॉ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कानून जानना है कि डिविडेंड से रिलेटेड एक कंपनी को किसी भी तरह से डिफॉल्ट नहीं करनी चाहिए। तो डिविडेंड का भी कोई नोमेनक्लेचर होता है। डिविडेंड एक होता है प्रोपोज डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, और ऑब्वियसली हमने फाइनल डिविडेंड तो सुना ही है। अगर खाली और खाली डिविडेंड बोला जाता है तो ऑब्वियसली उसका मतलब होता है फाइनल डिविडेंड। तो समझते हैं। इंटरिम डिविडेंड एक पूरी एक अलग से प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड में बाद में हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं भाई ये प्रोपोज डिविडेंड क्या है। तो मैं ये बता दूं कि एक प्रोसीजर में, इसका एक प्रोसीजर होता है डिविडेंड का। ये हमारी जो कंपनी होती है उसमें दो लोग होते हैं, एक होते हैं डायरेक्टर्स और एक होते हैं शेयर होल्डर्स। दोनों को ही अपने आप में, दोनों का ही अपने आप में दोनों की पावर्स हैं, और दोनों को ही जो जिनकी पावर्स हैं इंपॉर्टेंट है किसी भी डिसीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली डायरेक्टर्स हैं वही डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली शेयर होल्डर्स हैं वही डिसीजन ले सकते हैं। तो डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है।
जिसको बोला जाता है प्रपोज डिविडेंड। सबसे पहले डायरेक्टर्स यानी कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं, सबसे पहले वो डिविडेंड को एक प्रपोजल रखते हैं, भाई इतना डिविडेंड होना चाहिए, रेकमेंड करते हैं कि भाई इतना डिविडेंड कंपनी के लिए इस बार देना ठीक है, इतना डिविडेंड होना चाहिए। बट याद रहे वो डिक्लेयर नहीं हुआ, वो उन्होंने रेकमेंड करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में, और उस पे शेयर होल्डर्स अपना अप्रूवल देते हैं, कंसेंट देते हैं, तब जाके ये डिक्लेयर होता है, तब जाके माना जाता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने क्या बताया भाई, प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है, एक प्रपोजल, एक रेकमेंडेशन रेकमेंडेड बाय बोर्ड, और बोर्ड ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में मिलकर डिसीजंस लेते हैं, और शेयर होल्डर्स लेते हैं जनरल मीटिंग में। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी लिया है, कई बार आपको केस स्टडी में एग्जांपल मिलेगा कि भाई सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने रेट मान लो फॉर एग्जांपल 5% लिया, ये जीरो भी ले सकते हैं, ये जीरो भी ले सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स को इस 5% पे अप्रूवल, कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इज मैंडेटरी। अगर डिविडेंड को डिक्लेयर होना है तो शेयर होल्डर्स इस पर अप्रूवल देंगे तभी डिक्लेयर होगा। तो शेयर होल्डर्स, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होती है, वैसे शेयर होल्डर्स की होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर एक एजीएम में ये डिसीजन हो रहा है एजेंडा, तो इसको ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं, और अगर ईजीएम में होता है तो इसे स्पेशल बिजनेस के नाम से माना जाता है। तो ये जो रेट है, शेयर होल्डर्स इस 5% को कम कर सकते हैं, इस 5% पर अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन ये कभी भी इस 5% से ज्यादा अपना डिसीजन नहीं दे सकते। डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो पहले रेकमेंड करते हैं, उस पर अप्रूवल देते हैं शेयर होल्डर्स, जो कि उस डिविडेंड के रेट को या डिविडेंड को कम कर सकते हैं, उतना रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा है तो दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वॉइड, वो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वॉइड है, वो इनवैलिड है। अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल, इस पे केस स्टडी बनी थी, अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल में ही एक रूल डाल दिया कि भाई शेयर होल्डर्स जो है डायरेक्टर के डिविडेंड से भी ज्यादा अपना रेट बना सकते हैं, तो वो आर्टिकल, वो कंपनी ही इनवैलिड है। शेयर होल्डर्स के पास, ये मेंबर्स के पास ये पावर नहीं है, ओनर्स होने के बावजूद भी उनके पास ये पावर नहीं है कि वो डायरेक्टर्स के रेट ऑफ डिविडेंड को इंक्रीज कर सकें, बट रिमेंबर वो कम कर सकते हैं। मैंने फिर बताया कि डायरेक्टर्स इसको जीरो यानी निल डिविडेंड जो कि होता है, अगर डायरेक्टर्स चाहते हैं कि इस बार डिविडेंड ही पास ना हो, तो बोर्ड मीटिंग में जीरो निल डिविडेंड पास कर सकते हैं, निल रेट पास कर सकते हैं, उससे नीचे तो कुछ होता ही नहीं जो शेयर होल्डर्स करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, डिविडेंड इज प्रोपोज्ड, रेकमेंडेड बाय बोर्ड, और क्या कहा जाता है, एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंशियल राइट दी जाती है, इसीलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वैसे तो, बट क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कंपनी वाइंड अप हो रही हो तब प्रेफरेंस दिया जाता है, वैसे ही डिविडेंड के केस में ही इनको प्रेफरेंशियल राइट दी जाती है, यानी कि प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और दूसरा एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, हम काफी सुनते हैं अभी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनका अगर पुराना अरियर पास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई डिविडेंड है तो पहले वो दिया जाता है, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का, मतलब जो क्यूमुलेटिव इकट्ठा जो हुआ होता है डिविडेंड, तो पहले पुराना वाला जो डिविडेंड है जो आउटस्टैंडिंग है जो अरियर्स में है वो दिया जाता है, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में, फिर उसके बाद ऑब्वियसली इनका फिक्स रेट रहता है, फिक्स अमाउंट रहता है डिविडेंड का। रही बात पार्टली पेड शेयर्स की, तो क्या डिविडेंड पार्टली पेड शेयर होल्डर्स, यानी कि एक शेयर जो कि 10 रुपए का है, उसमें से फॉर एग्जांपल उसमें से 6 रुपए जो है पे कर दिए और अभी 4 रुपीज पे नहीं करे,
तो क्या ऐसे केस में उस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जा सकता है? सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर उस कंपनी की आर्टिकल में ये मेंशन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिविडेंड मिल सकता है। और अगर आर्टिकल में मेंशन, कंपनी के आर्टिकल में मेंशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन अगर नहीं है तो ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनी, उस कंपनी पर रेगुलेशन 83 टेबल एफ अप्लाई हो रही है या नहीं, यानी कि वो कंपनी इसके अंडर आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, बिल्कुल मिल सकता है डिविडेंड। और अगर ये भी नहीं अप्लाई हो रहा तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे ही, नॉमिनल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, उस पर ही डिविडेंड मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेड अप वैल्यू। तो मोटा मोटी भाई, डिविडेंड कैन बी रिफ्यूज्ड इफ द कॉल्स आर इन अरियर्स। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल डिविडेंड डिक्लेरेशन पे, जो कि प्रोसीजर, जिस पे केस स्टडी भी पूछी गई, वो सारी चीजें इस डायग्राम में मैंने डालने की कोशिश करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, और यही पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन मैंने कोशिश करी है कि पूरा प्रोसीजर जो है मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, यानी जब डिविडेंड डिक्लेयर करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड पे हुआ, डिविडेंड पे हो गया। मान लो कंपनी ने अनाउंसमेंट करी कि भाई इस डेट को डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो डिक्लेयर हुआ, उसके विदिन 30 डेज, उसके विदिन 30 डेज जो कंपनी को है डिविडेंड पे करना होता है, विदिन 30 डेज कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है। तो 30 दिन का टाइम दिया गया है, 30 डेज। कंपनी को 30 डेज, विदिन 30 डेज डिविडेंड को पे करना है। उससे पहले एक चीज कि भाई डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट के विदिन 5 डेज एक एस्क्रो अकाउंट होता है, अलग से एक सेपरेट अकाउंट होता है, जिसमें कंपनी को यही अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। इसको बोला जाता है एस्क्रो अकाउंट। ये सिर्फ इसलिए होता है कि भाई जो भी अमाउंट है डिविडेंड का वो एक फ्रीज करा जाए, वो उसके अलावा कोई और यूज ना हो पाए, कंपनी किसी और जगह यूज ना कर पाए, खाली डिविडेंड के लिए ही यूज कर पाए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर पाए। तो इसमें गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती। गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब ये है कि वो कंपनी जिसमें 100% पेड अप शेयर कैपिटल सरकार का, यानी गवर्नमेंट का हो, 100% पेड अप शेयर कैपिटल पूरा गवर्नमेंट का हो। दूसरा, तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जो मैंने बताया कि भाई 100% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का हो जिसमें। और दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी ने किसी भी तरह से डिफॉल्ट ना करा हो। ये दो कंडीशंस होनी जरूरी है, तो उनको ये एस्क्रो अकाउंट और इन सब में डालने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है गवर्नमेंट कंपनी। तो मैंने क्या बताया भाई, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट के विद इन 30 डेज इसको पे करना जरूरी है। पे का मतलब क्या है? कंपनी अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर चुकी है, वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी से सारी केस स्टडी, इसी से सब क्वेश्चंस बनते हैं। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट से विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड पे करना है। एक बार डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड तो पे करना मैंडेटरी है। तो कंपनी की, एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी की ये लायबिलिटी बन गई, शेयर होल्डर्स का राइट बन गया। हाँ, डिक्लेयर नहीं करा तो कंपनी के ऊपर है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड, बट वंस डिक्लेयर्ड it becomes the liability, and the liability of the company and the right of the shareholders. तो 30 डेज के विद इन 30 डेज ये पेमेंट करनी है डिविडेंड की। पेमेंट मींस अटेम्प्ट, कंपनी की साइड से कोई डिफॉल्ट नहीं रहा, कंपनी ने पूरी कोशिश करी इस डिविडेंड को पे करने के लिए। वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो एक अलग चीज है, तो ये पेड में आएगा। फिर मैंने पेड से 2 तीर बनाया यहां पे, अगर इफ यस
या फिर इफ नो। अगर पे कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। तो फिर उसके बाद किस तरह कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है? भाई कैश में कर सकती है, चेक में कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ई मोड, ईसीएस, वारंट, डिविडेंड वारंट। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में वारंट का कंसेप्ट चलता था, डिविडेंड वारंट, अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड कौन से शेयर होल्डर्स को दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल भाई हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन शेयर्स परचेस करता है, कोई सेल करता है, कितनी ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ऐसे में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को भाई कंपनी की किताबें जो बुक्स जो हैं क्लोज होने से पहले जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड किसको दिया जाता है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन होता है? अगर आप बात करें शेयर वारंट की, जो कि एक कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तब चलता था, ये उसमें था या पहले का कॉन्सेप्ट है। अब डिविडेंड कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर वारंट का कंसेप्ट इतना नहीं है। तो अगर शेयर वारंट का कंसेप्ट है तो बियरर, जो भी उस वारंट का बियरर है। और अगर डीमैट फॉर्म की बात करें, जो कि आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट है डीमैट फॉर्म की बात करें, तो यानी कि डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करें, तो जो भी बेनिफिशियल ओनर है उसको डिविडेंड मिला जाता है। तो भाई ये तो कहानी थी, अगर कोई डिफॉल्ट या कोई पेमेंट में अगर कोई दिक्कत ना हो और कंपनी विद इन 30 डेज अगर पे कर दे। अगर कंपनी 30 डेज में अगर डिविडेंड पे नहीं करती, इफ नो, जो कि हमारा मेन कंसेप्ट है जिस पे केस स्टडीज अब बनती हैं, तो और 7 दिन यानी एडिशनल 7 डेज विद इन नेक्स्ट 7 डेज कंपनी को टाइम दिया जाता है। और कंपनी को तब भी अगर डिविडेंड पे नहीं करा तो कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये डिविडेंड डालना होगा। मतलब कि टोटल 37 डेज दिए जाते हैं। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट के विद इन 37 डेज अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ तो कंपनी को सेक्शन 124 के तहत अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। और अगर नहीं करा तो उस पे 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा। याद रहे, इसमें कंफ्यूजन रहती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे एक 18% का इंटरेस्ट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा कब है और क्या है। लेकिन अभी इस समय 12% का इंटरेस्ट है अगर कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो। जितनी भी केस स्टडीज और एग्जांपल्स हैं वो मैंने सीएमए, अपने सीए, सीएस, इनके एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हैं, और सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, जितने भी पुराने पीटीपी, आरटीपी, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, इन सब से मैंने अपने क्वेश्चंस जो हैं, एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, और उन्हीं एग्जांपल्स को मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, इस वीडियो में तो नहीं। तो इस डायग्राम के ऊपर भी मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल, ज्यादा ही पहले की बात नहीं करता, बस सीए फाइनल में लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मई 2000 आई थिंक 2019 में, मई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो केस स्टडी और एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पूरा चैप्टर में बता दूं। तो सेक्शन 124 में टोटल 37 डेज में कंपनी को, अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड, तो उस डेट से 37 डेज में डिविडेंड पे करना है। और मैंने बता दिया है कि पे का मतलब, पेड का मतलब यह है कि कंपनी ने अपना अटेम्प्ट पूरा कोशिश करी, कंपनी ने डिविडेंड पे करने की, सक्सेसफुल हुई या नहीं वो एक अलग कहानी। तो भाई कंपनी ने अगर 37 डेज में डिविडेंड नहीं पे करा तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग उसमें वो अमाउंट ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के विद इन 90 डेज, 90 दिन में, विद इन 90 डेज कंपनी एक स्टेटमेंट, यानी कि ट्रिप्लिकेट फॉर्म में एक स्टेटमेंट इशू करेगी, जिसमें उस स्टेटमेंट में भाई नेम, एड्रेस,
अमाउंट कितना, हर एक अनपेड, ईच अनपेड पर्सन का, भाई जिसको डिविडेंड नहीं मिला उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उस वो जो अमाउंट है, जो अनपेड अमाउंट है, वो कंपनी जो है वेबसाइट पे, या वो कंपनी जो है इशू करेगी वो स्टेटमेंट और वेबसाइट पे अपलोड करेगी। वेबसाइट कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, या फिर अगर कंपनी की खुद की है और गवर्नमेंट ने अगर बोल रखा है तो उस कंपनी अपनी खुद की वेबसाइट पे करेगी। भाई अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो अमाउंट आ गया, उसके बाद ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक रहता है। भाई शेयर होल्डर अपना अगर वापस आ जाए, कोई भी ऐसी चीज हुई तो वो क्लेम कर सके, तो वो यहां से क्लेम करता है, उसको अमाउंट मिल जाए, उसको डिविडेंड का अमाउंट मिल जाए, इसलिए 7 साल तक इस अकाउंट में रहता है। कंपनी को इस अकाउंट में रखना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। मान लो 7 साल बीत गए, फिर क्या, आफ्टर 7 ईयर्स, तब फाइनली 7 ईयर्स के बाद आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये डिविडेंड फाइनली जाता है 7 ईयर्स के बाद। और कंपनी फिर से एक स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है जिसको हम फॉर्म DIV 5 बोलते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कंपनी ये स्टेटमेंट इशू करती है, जो भी इस फंड की अथॉरिटी है, इस फंड, अथॉरिटी ऑफ फंड को ये स्टेटमेंट इशू करती है, और अथॉरिटी ऑफ फंड एक रिसिप्ट कंपनी को देती है कि भाई ये जो रिसिप्ट है ये एविडेंस ऑफ ट्रांसफर कहलाता है। यही एक एविडेंस है कि कंपनी ने जो भी अनपेड पर्संस का जो भी डिविडेंड रहा है, अनपेड डिविडेंड रहा है, वो अब आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया। तो कंपनी आईईपीएफ में क्या क्या ट्रांसफर करती है, एक तो अमाउंट, अनपेड अमाउंट, प्लस अगर कोई इंटरेस्ट है जो 12% का जो मैंने बताया था वो, और शेयर भी। ये तो डिविडेंड की कहानी चल रही थी, जिन शेयर पे डिविडेंड अनपेड है वो शेयर्स भी 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जो है शेयर ट्रांसफर करती है आईईपीएफ में। इसकी एक एक्सेप्शन है, ऑब्वियसली अगर किसी ने अपना डिविडेंड क्लेम कर लिया, अगर अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड अगर क्लेम कर दिया किसी भी शेयर होल्डर ने, तो ऑब्वियसली वो डिविडेंड तो ट्रांसफर नहीं होगा, वो तो उनको दिया जाएगा। सेक्शन 124 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 124 में अनपेड डिविडेंड अकाउंट पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और सेक्शन 124 में अगर कोई भी डिफॉल्ट करा तो पनिशमेंट, अगर कोई भी ऑफिसर लायबल है तो 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी है, और अगर कंपनी की बात करें तो 5 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बने हैं और केस स्टडी भी बनी है। तो भाई बात करते हैं, ये जो डिविडेंड है इसका सोर्स क्या है। दो ही सोर्स है, कंपनी या तो अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देती है, या तो जो मनी गारंटीड बाय गवर्नमेंट उसमें से डिविडेंड दे सकती है। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें आपको किसी भी प्रकार का नोशनल अनरियलाइज्ड गेन या एसेट लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन एट फेयर वैल्यू, किसी भी तरह की ये नोशनल जो थेरेटिकल या अनरियलाइज्ड गेन प्रॉफिट में नहीं लेना है। मनी जो गारंटी करी जाती है गवर्नमेंट, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट, पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट है, उसमें गवर्नमेंट ने जो है मनी गारंटी करा है, तो वो उसमें से भी डिविडेंड दे सकती है। ये बेसिकली नॉन रिफंडेबल रहता है। तो भाई मैंने बताया कि जो सोर्सेज हैं डिविडेंड के, कंपनी अपने प्रॉफिट में से, कंपनी के पास ऑप्शन रहती है कि भाई वो डिविडेंड या तो उन प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करे या उनको रिटेन करे। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स चलते आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में इस तरह से नोट्स बने हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म
और पूरा चैप्टर भी कवर हो रहा है। सो जो 3 स्लाइड है मेरी प्रेजेंटेशन में, पूरी प्रेजेंटेशन में जो 3 स्लाइड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक वो डायग्राम जो मैंने आपको बताया, और एक ये वाली स्लाइड। इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इन्हीं से केस स्टडी बनती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो टॉकिंग ऑफ प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट भी हो सकते हैं और कुछ पुराने प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है, ये सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली कंपनी सबसे पहले अपने करंट ईयर के प्रॉफिट यूज करेगी डिविडेंड पे करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने लिखा भी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स को देगी। हां, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब अगर करंट ईयर के प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, अगर सफिशिएंट नहीं है, तब हम अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में जाएंगे, तब हम अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में जाएंगे। तो भाई करंट ईयर के प्रॉफिट्स में कोई ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पहले क्या होता था कि भाई करंट ईयर के प्रॉफिट्स अगर यूज कर रही है कंपनी डिविडेंड को पे करने के लिए, तो उसको सबसे पहले रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था। ये मैंडेटरी नहीं है अब। प्रॉफिट मैंने ये बताया, भाई प्रॉफिट में से आपको कुछ पुराने लॉस या डेप्शन है तो वो सेट ऑफ करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्शन यानी जो शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 के अनुसार हम प्रोविजन फॉर डेप्शन कैलकुलेट करते हैं, वो हम लेस करेंगे। उसके बाद फाइनली जो प्रॉफिट एज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट, ये प्रॉफिट फाइनली कोई कंडीशन नहीं है, ये प्रॉफिट जो है डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो डेप्शन है वो शेड्यूल 2 के अनुसार होगा। इसका रेट बढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। और मैंने एक ऐसी बेसिक पॉइंट मैंने एक बता दिया कि भाई डेप्शन का मतलब क्या है। कुछ डेप्शन कुछ नहीं है, एक पार्शियल डेथ ऑफ एसेट होता है। पार्शियल डेथ ऑफ प्रॉफिट का कम होना डेप्शन कहलाता है। तो बेसिकली करंट ईयर प्रॉफिट को सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड चल रही है ये, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, इसी पे न्यूमेरिकल भी बन रहा है कंपनी लॉ में। तो 3 स्लाइड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वो डायग्राम, एक ये और एक आगे आने वाली। फिर मैं ये किसी तरह का डिफरेंस नहीं मैंने बताया। यहाँ पे 2 सोर्स होते हैं, एक होता है करंट प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, जो ऐसा भी कह सकते हैं भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे गए, या कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व्स हैं, या जो इकट्ठे हुए एक्यूमुलेटेड हैं प्रीवियस पुराने प्रॉफिट्स। इनको तभी कंपनी यूज करेगी अगर करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो भाई एक तरह से ये करंट ईयर के प्रॉफिट्स की एक्सेप्शन हो गई, और एक्सेप्शन मतलब प्रोविजो। तो और ये सेकंड प्रोविजो कहलाता है, सेक्शन 123 का सेकंड प्रोविजो कहलाता है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, इसमें रूल 3 में कंडीशंस लिखी हैं। ये सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 123 है, जिसमें रूल 3 कुछ कंडीशंस बताता है। सारी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली, मैक्सिमम रेट डिविडेंड का। ये वो कंडीशंस हैं कि भाई अगर कंपनी के पास करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी यूज कर सकती है। बट पहले ये 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, तभी कंपनी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज करेगी। भाई 3 कंडीशन क्या है? वेरी सिंपल। कंडीशन 1, जो डिविडेंड का रेट रहेगा वो मैक्सिमम इतना हो सकता है। कितना? पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, जो हमारा करंट ईयर है डिविडेंड डिक्लेरेशन का, उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज कर दो। इतना मैक्सिमम रेट हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, भाई मैक्सिमम फ्री रिजर्व्स आप यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज, जो रिजर्व्स हम यूज करते हैं वो फ्री रिजर्व्स होते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। सर फ्री रिजर्व्स ही कंपनी यूज कर सकती है
फ्री रिजर्व्स में से कितना कितना विड्रॉ करेगी कंपनी? 10% या 1/10, एक ही बात है, 10% या 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। भाई पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जो हमारे हैं, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व हो गया, उन सब रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में और पेड अप शेयर कैपिटल को प्लस करके उसका 10% या 1/10 इतना कंपनी जो है अपने रिजर्व्स में से विड्रॉ कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं डिविडेंड देने के लिए। मैं ये बता दूं भाई, जो फ्री रिजर्व्स है उसमें से आप करंट ईयर का लॉस जरूर सेट ऑफ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, फ्री रिजर्व में से करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करेंगे और फिर इतना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना? मैक्सिमम 10%। अच्छा, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। इस पर एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स आए हैं और फाइनल लेवल पे, और वो वही न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे। तो इसके बाद मैं, इसी के बाद जो वीडियो आएगी अब नेक्स्ट, वो इसी पर बेस्ड, इन 3 स्लाइड्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस खाली डिस्कस करूंगा, एंड दैट विल कंप्लीट, ये पूरा सिलेबस, ये पूरा इस चैप्टर का जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिनिमम, अब 3 कंडीशन थी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। भाई कंडीशन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? अभी बताता हूं। मिनिमम रिजर्व्स हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम जो हमने निकाला था, हमने जो विड्रॉ करा भाई डिविडेंड देने के लिए, हमने कितना? 10% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% हम निकाल सकते हैं रिजर्व में से डिविडेंड देने के लिए। कंडीशन 3 ये कहती है कि फ्री रिजर्व में 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तो बचना ही चाहिए, मतलब रिमेनिंग, यहां पे वर्ड था मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इतना, यहां पे वर्ड है मिनिमम, कम से कम। क्यों? क्योंकि यहां पे बात थी विड्रॉल की और यहां पे बात है रिमेनिंग। भाई विड्रॉल के बाद इतना बचना चाहिए, कम से कम तो 15% पेड अप शेयर कैपिटल का बचना चाहिए। इससे ज्यादा चलेगा, इतना चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम तो इतना होना चाहिए। और फिर तीनों कंडीशंस में से लोएस्ट ऑफ द अबव, लोएस्ट ऑफ द अबव इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन नंबर 3 सारा का सारा आंसर देती है। भाई कंडीशन 3 ने यही बता दिया कि एक रिजर्व में कम से कम इतना पड़ा होना चाहिए, तो बाकी सारा तो कंपनी निकाल सकती है। तो इसीलिए कंडीशन 3 इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को मैं, ये थियोरेटिकल, इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ आ जाएगा। तो भाई फ्री रिजर्व जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जनरल रिजर्व हो गया, एक होता है भाई कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन, ये सब रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स नहीं होते। और एक होता है क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। इस पे कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि इस पे किसी भी प्रकार की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। रूल 3 या सेकंड प्रोविजो, ये सब चीजें इस पे अप्लाई नहीं होंगी, कोई कंडीशन नहीं है, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, तो 100% यूज कर सकते हैं, यस। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक्सक्लूजन में मैंने गवर्नमेंट कंपनी लिखी है, वही सेम रूल जो मैंने डायग्राम में समझाया था। भाई गवर्नमेंट कंपनी 100% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और दूसरा किसी भी प्रकार से कंपनी जो है डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट इन रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, भाई डिविडेंड का अमाउंट पता है और हमें रेट निकालना है, एक बहुत ही बेसिक सी बात है, बट फिर भी इसमें कई गलतियां हुई हैं, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला यहां लिखा है,
ये फॉर्मूला नहीं, एक बेसिक सी चीज है कि भाई डिविडेंड जो है वो शेयर कैपिटल में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेड अप शेयर कैपिटल। तो डिविडेंड जो कि अमाउंट में है उसको डिवाइड करा शेयर कैपिटल से, क्योंकि ये शेयर कैपिटल पर होता है, और मल्टीप्लाई करा 100 से, तो इतना परसेंट हमारा डिविडेंड आ गया। शेयर कैपिटल का इतना परसेंट हमारा डिविडेंड है जो हम बांटेंगे। ये इसका रेलिवेंस खाली और खाली आपको तब पता चलेगा जब मैं आगे जाके एग्जाम्पल्स जो पुराने क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं या जो एमटीपी में दिए गए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, अगर करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कंपनी प्रीवियस ईयर पास्ट प्रॉफिट्स यूज करती है, उसकी कंडीशंस बताई हैं तभी यूज कर पाएगी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 1 ये बताता है कि पिछले साल का 3 साल का एवरेज कर देना है, उससे ज्यादा रेट नहीं होगा, तो इसका एक आंसर आ जाएगा मान लो 10%। कंडीशन 2 का एक आंसर आ जाएगा मान लो 15%। कंडीशन 3 का एक आंसर आ जाएगा मान लो 8%। तो मिनिमम तीनों कंडीशन में से मिनिमम हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं भाई, हमने ये देखा भाई, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। इसी प्रपोज डिविडेंड को मैंने बताया था, इस प्रपोज डिविडेंड पे जब अप्रूवल आ जाता है शेयर होल्डर्स का तो वो फाइनल डिविडेंड बन जाता है। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, बीच में वर्ड, ये शब्द इंटरिम ही सब कुछ बता देता है कि भाई पूरे साल के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। क्या मतलब कि एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है एनुअली पूरे साल, तो 2 एजीएम मतलब कि हर एक साल में एक एजीएम, तो 2 एजीएम के बीच में मिडल ऑफ द ईयर में कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड, उसे बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। अगर आप याद करें तो मैंने आपको बेसिक्स, डिविडेंड के बेसिक्स में ये बता दिया था कि जितने भी कंपनी लॉ में जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं वही सब अप्लाई होते हैं इंटरिम डिविडेंड पे, और वही सब अप्लाई होते हैं फाइनल डिविडेंड पे। जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड के हैं वही इंटरिम डिविडेंड के हैं। क्या मतलब? जो भी प्रोसीजर हमने सीखे, जो भी हमने, कुछ डिफरेंस है जो मैंने आगे मैं बताऊंगा, बट उसके अलावा जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे फाइनल डिविडेंड के, वो सारे इंटरिम डिविडेंड के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये साल के बीच में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। तो इसके क्या सोर्सेज रहते हैं? वही प्रॉफिट सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट, करंट ईयर प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, बट एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर टू रिजर्व। एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं लेते। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ अ फाइनल डिविडेंड, दैट इज पेमेंट मस्ट नॉट बी एडजस्टेड बाय फाइनल डिविडेंड। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये सब्सटीट्यूट नहीं है फाइनल डिविडेंड का कि भाई हमने इंटरिम डिविडेंड दे दिया इतना, तो चलो बाकी जो है वो फाइनल में से हम सेट ऑफ कर लेंगे, या फाइनल में से वाइस वर्सा। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब्सटीट्यूट नहीं है। इंटरिम डिविडेंड दिया है वो एक अलग चीज है, फाइनल डिविडेंड भी आप दे सकते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फिर से, जिस पे न्यूमेरिकल बनता है, जिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। भाई ये करंट ईयर के, मैंने बताया ये भी करंट ईयर के प्रॉफिट में से दी जाती है। तो अगर तो करंट ईयर में प्रॉफिट है तो कोई कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर करंट ईयर में लॉस है तो इसमें 3 कंडीशंस की कोई जरूरत नहीं है, जैसे फाइनल डिविडेंड में थी। इसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब कि करंट ईयर में लॉस। करंट ईयर में लॉस का मतलब ये तो भाई साल के बीच में डिक्लेयर होता है, इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में डिक्लेयर होता है। तो जब डिक्लेयर हो रहा है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर, दैट मींस क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को डिक्लेयर हो रहा है उसके इमीडिएटली पहले
अगर ये मतलब होता है करंट ईयर का लॉस का, उससे पहले अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो एक कंडीशन है, इसमें कोई 3 कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, और वो वही कंडीशन नंबर 1 जो हमारी फाइनल डिविडेंड में थी कि भाई पिछले 3 साल का इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज करना है। उतना हो सकता है रेट डिविडेंड का, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा इंटरिम डिविडेंड था कि भाई अगर करंट ईयर में प्रॉफिट ना हो और अगर करंट ईयर में लॉस हो जाए या फिर करंट ईयर में प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, तो हम जो है अपना एवरेज लेते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स का, उतना, ये कंडीशन मैंडेटरी है। तो भाई मैंने आपको बताया कि जो डिविडेंड के प्रोविजंस होते हैं वो इंटरिम डिविडेंड के वही प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड के सेम है, जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड के हैं वही प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड के हैं। बट मैंने ये बताया कि कुछ बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस मैंने इसमें बताए हैं। वेरी सिंपल भाई, अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो वो बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ द ईयर हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि भाई इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअली जो एंड ऑफ द ईयर में जो प्रॉफिट जो डिक्लेयर करा जाता है, तो प्रॉफिट जो बताया जाता है अपने रिपोर्ट्स में, तो उससे बीच पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं और डिक्लेयर होता है इंटरिम डिविडेंड। तो इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरिम डिविडेंड के लिए किसी भी तरह से शेयर होल्डर में मैंडेटरी नहीं है कि आप उनका अप्रूवल लें। क्या मतलब? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइनल डिविडेंड में क्या था? मेंबर्स डिक्लेयर करते थे, बोर्ड रेकमेंड करता था, बोर्ड रेकमेंड करता है और मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। यहां पे सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है। ऑब्वियसली इसी पॉइंट से रिलेटेड भाई, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। भाई अप्रूवल ऑफ मेंबर्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यहां पे मैंडेटरी है। कोई एज सच लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने की। यहां पे सेक्शन 134 ये कहता है कि भाई बोर्ड रिपोर्ट में एक लीगल रिक्वायरमेंट है, अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड जो कि बोर्ड प्रपोज करता है। तो एक पोर्शन जो हमारा जिसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेन चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, मेन चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 हिस्सों में, मैं कोई भी चैप्टर, मेरे जितने भी नोट्स हैं उसमें मैं पहले पूरा चैप्टर का एक समराइज वे में भाई हमें ये पढ़ना है, मैं इस तरह बताता हूँ। सारे मेरे नोट्स ऐसे हैं, एक बार ये इस पे टाइम लगाने की जरूरत है, उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर, इट्स एन ओपन चैलेंज, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं ये चैप्टर, आप ये चैप्टर रिवाइज करेंगे, खुद रिवाइज करेंगे, और ये 5 से 10 मिनट के अंदर, चाहे वो कितने से बड़ा सा बड़ा क्यों ना चैप्टर हो जाए, वो रिवाइज होगा। तो बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की। बहुत ही छोटा सा टॉपिक अब रहता है, चैप्टर मेन पूरा खत्म हो चुका है। इस पोर्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही हेडिंग है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 127। तो हमें अदर एस्पेक्ट्स में हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है भाई? डिविडेंड एटसेट्रा इन अबेंस, मतलब सेक्शन 126 भाई शेयर ट्रांसफर हुआ, वेयर ट्रांसफर डीड एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। भाई शेयर परचेज, शेयर का ट्रांसफर करते हैं लोग, तो भाई कंपनी में एप्लीकेशन देते हैं रजिस्टर होने के लिए, जिससे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो जाए। कंपनी का जवाब आता है बट हैज नॉट येट बीन रजिस्टर्ड और इज इनकम्प्लीट। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ट्रांसफर करती है ऑब्वियसली अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और इस डिविडेंड को पेंडिंग रखती है।
डिविडेंड तो ट्रांसफर हो गया, बट इससे रिलेटेड जितनी भी राइट्स हैं, जितनी भी जो भी डिविडेंड है, जो शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स हैं, जो ऑफर ऑफ राइट है, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, जो भी है, वो सब पेंडिंग रखती है इन रिलेशन टू सच शेयर्स। फिर उसके बाद एक और टॉपिक इसमें जो मैं बता रहा था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अदर एस्पेक्ट्स में, सेक्शन 127। जैसा कि मैंने बताया कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही है इसमें। भाई अगर 30 दिन के अंदर, मैंने आपको बताया था 30 दिन के अंदर अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती तो उस पे कुछ पेनल्टीज बताई थी। ये सेक्शन 127, एक मैंने पेनल्टी क्या, मैंने इंटरेस्ट बताया था कि भाई 12% का इंटरेस्ट लगता है। तो भाई ये सेक्शन 127 यही बताता है कि पेनल्टी, इंटरेस्ट के अलावा जो पेनल्टी है, डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years प्लस 1000 रुपए पर डे के हिसाब से जो है फाइन लग सकता है। अगर कंपनी का बात है तो सिंपल इंटरेस्ट 18%, मैं ये सेकंड इंटरेस्ट है जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि 18% सिंपल इंटरेस्ट कंपनी पे लग सकता है अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज अगर डिविडेंड पे नहीं करा तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा। एक्सेप्शंस, भाई नो डिफॉल्ट इज डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 डेज। कंपनी ने डिविडेंड 30 दिन के अंदर पे नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी गलत नहीं मानी जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि भाई कंपनी ने डिफॉल्ट करा है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऑब्वियसली अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो डालना ही है, ये तो प्रोसीजर है, बट कंपनी पे पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कंपनी गलत नहीं मानी जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि भाई डिविडेंड 30 डेज में पे ना करने के बावजूद भी अगर ये रीजंस रहे तो कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा, कंपनी की कोई गलती नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रीजन ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर ये रीजन ऑपरेशन ऑफ लॉ है, भाई कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल नहीं अगर ये बोला है। दूसरा फॉर एग्जांपल डायरेक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर्स दैट वर नॉट कंप्लाइड विद, इस पे केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो शेयर होल्डर्स ने ही कुछ ऐसी डायरेक्शन दी थी जो कंपनी ने नहीं मानी। फिर उसके बाद लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर्स, भाई शेयर होल्डर्स ने कुछ पैसा ड्यू था, कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा देना था कंपनी को, तो ऑब्वियसली कंपनी इसमें से काट लेगी। डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड ओनरशिप, भाई शेयर के ओनरशिप पे डिस्प्यूट चल रहा है, अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो ये भी, इसमें भी कोई ऐसी गलती नहीं है कि अगर डिविडेंड नहीं पे करा तो कंपनी ने डिफॉल्ट करा, ऐसा नहीं माना जाएगा। नो डिफॉल्ट फ्रॉम कंपनी और नो पेमेंट हैपेंड ड्यू टू अनकंट्रोलेबल रीजन, मतलब कि कंपनी की साइड से कोई गलती नहीं हुई, कंपनी की साइड से कोई डिफॉल्ट नहीं था। तो इन केसेस में ये एक्सेप्शंस हैं, इन केसेस में ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी ने डिफॉल्ट करी है डिविडेंड पेमेंट में। एक और टॉपिक, भाई क्या डिविडेंड कैंसल हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड। तो मैं ये बता दूं, कंपनी लॉ में कोई भी ऐसा सेक्शन, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये कहता है कि भाई डिविडेंड कैंसिल हो सकता है। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ डेट ड्यू फ्रॉम अ कंपनी एंड सो कैनॉट बी रिवोक्ड। ये एक बार, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिक्लेयर हो गया तो ये एक लायबिलिटी है कंपनी की, शेयर होल्डर्स का अधिकार है, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स है, इसको रिवोक नहीं कर सकती कंपनी। इट बिकम्स द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स। रिवोकेशन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रिवोकेशन कोई ग्राउंड नहीं है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। क्या मतलब, इसमें रिवोक हो सकता है, डिविडेंड जो है वो रिवोक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिक्लेरेशन ही अल्ट्रा वायर्स ऑफ बियॉन्ड द, अगर कुछ भी डिविडेंड इज डिक्लेयर थ्रू दिस
डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑल्दो देयर इज नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट। भाई कंपनी के पास इतने प्रॉफिट ही नहीं थे, तो फिर भी उसके बाद भी कंपनी ने अपनी पावर के लिमिट के ऊपर जाते हुए डिविडेंड को डिक्लेयर करा। और कंपनी अगर रही ना, कंपनी सीजेस टू बी अ ग्रोइंग कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल आग लग गई आफ्टर डिक्लेरेशन बट बिफोर पेमेंट। तो इस तरह से दो केसेस हैं जिसमें रिवोकेशन हो सकती है। सेक्शन 127 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट मैं फिर बता दूं ये वीडियो किस किस के लिए यूजफुल है। MBA, MCOM, CA, CS, CMA, जो लोग इनफैक्ट अभी जुलाई के एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली CA फाइनल की बात करें तो हर अटेम्प्ट में ना करके 4 मार्क्स का तो ये आता ही आता है। एक केस स्टडी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और मैंने फिर बता रहा हूँ कि बहुत ही इजी नोट्स, आपको नेक्स्ट टाइम 5 to 10 मिनट्स इन नोट्स को देखना है और 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर होगा। 11th क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, इवन MBA, MCOM, मैं नेक्स्ट टॉपिक कंपनी लॉ का, ऑब्वियसली केस स्टडीज और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बाद, मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह टफेस्ट टॉपिक कंपनी लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन। इन डायरेक्टर के अंडर जितने भी 3-4 चैप्टर्स हैं जिनको आप बात करें तो ग्रेजुएशन की बात करें, आप बात करें किसी हायर लेवल ये कोर्स की, CA, CS, CMA, इवन MBA, MCOM, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं पूरी कंपनी लॉ में। ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो ये चैप्टर डिविडेंड का ग्रेजुएशन यानी BCom ऑनर्स, BCom, BBA के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि कंपनी लॉ के साथ साथ वहां पे कमर्शियल लॉ भी उनको पढ़ना पड़ता है और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए वो नहीं पूछ पाते डिविडेंड में से। उनको 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं कंपनी लॉ के और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। उनकी लिमिटेशंस हैं, वहां पे उनकी लिमिटेशंस हैं, इसलिए वो डिविडेंड या ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है बट ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो खाली और खाली डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो CS हो जाए, CA हो जाए, CMA, कोई भी लेवल डायरेक्टर का टॉपिक ग्रेजुएशन से लेके मस्ट है, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी लॉ में। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। और 11th-12th क्लास की भी वीडियोस इसी चैनल पे मैं अपलोड करूंगा कुछ ही टाइम में। थैंक यू सो मच।